बिहार का एक छोटा सा गांव गहलौर, यहाँ रहने वाला एक गरीब मजदूर दशरथ मांझी दिन रात मेहनत करता था। ना कोई बड़ी डिग्री, ना कोई खास पहचान, वो बस एक ऑर्डिनरी इंसान था, मिट्टी में सना, पसीने में भीगा। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी को चोट लगी और इलाज के लिए उसे गांव से शहर ले जाना था। लेकिन दो गांवों के बीच एक बड़ा पहाड़ था जो रास्ता रोकता था। उसे पूरे 55 किलोमीटर घूम के अस्पताल जाना पड़ा और उसकी पत्नी रास्ते में ही दम तोड़ गई। अब कोई और होता तो बस किस्मत को कोसता, लेकिन दशरथ मांझी ने तय कर लिया, अब ये पहाड़ हटेगा। ना मशीन थी, ना पैसा, ना कोई मदद, बस था तो एक छोटा सा हथौड़ा, एक छैनी और एक पागलपन जैसा जुनून। 22 साल 1962 से 1982 तक हर रोज वो अकेला, बिना रुके, बिना थके उस पहाड़ को तोड़ता रहा और आखिरकार उसने 110 मीटर लंबा, 9.1 मीटर चौड़ा और 7.6 मीटर गहरा रास्ता बना डाला। पहले जहां 55 किलोमीटर लगते थे, अब वो दूरी सिर्फ 15 किलोमीटर रह गई। एक ऑर्डिनरी इंसान ने वो कर दिखाया जो पूरे सिस्टम, सरकार और मशीनरी ने कभी सोचा भी नहीं था। जिसे लोग पागल समझते थे, वो आज माउंटेन मैन कहलाता है और ये साबित कर गया कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करने के लिए खुद को एक्स्ट्रॉर्डिनरी मानना जरूरी नहीं, बस जुनून होना चाहिए, जलता हुआ जुनून। क्या आपने कभी अपने अंदर कोई ऐसी क्षमता महसूस की है जो दुनिया बदल सकती थी, लेकिन आपको कभी समझ ही नहीं आया कि उसे कैसे जगाना है? क्या आपने कभी किसी और को ऊंचा उड़ते देखा और सोचा, काश मैं भी ऐसा कर पाता? आखिर क्या वजह है कि कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं, जबकि बाकी लोग उन्हें सिर्फ सपना बनाकर रह जाते हैं? सोचिए, आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां आपके सामने दो रास्ते हैं। एक वो जो आसान है, जहां हर मोड़ पे समझौता है, और दूसरा वो जहां हर कदम पर चैलेंज है, लेकिन मंजिल ऐसी है जिसे पाने के बाद आपका पूरा वजूद बदल जाएगा। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं? जिंदगी में कभी कभी लगता है कि कुछ लोग किसी और मिट्टी के बने हैं, जैसे उनके अंदर कोई अलग ही पावर है। लेकिन सच तो ये है कि हर एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट एक ऑर्डिनरी इंसान ने ही की होती है। और इसी बात को साइंटिफिक तौर पर समझाया गया है द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल बुक में, जिसके राइटर हैं स्टीवन कॉटलर। स्टीवन कॉटलर ने इस बुक में सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं दी, उन्होंने वो ब्लूप्रिंट दिया है जिसे फॉलो करके कोई भी इंसान अपनी जिंदगी का लेवल बदल सकता है। ये बुक कहती है कि सक्सेस कोई रैंडम इवेंट नहीं है, ये एक साइंस है जो एक प्रेडिक्टेबल सिस्टम की तरह है, जिसे अगर आप समझ जाएं तो आप किसी भी इम्पॉसिबल लगने वाले काम को पॉसिबल बना सकते हैं। और यही बात सबसे ज्यादा पावरफुल है कि आप जैसा कोई भी व्यक्ति जिसका बैकग्राउंड छोटा है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसे दुनिया ने कभी सीरियस लिया ही नहीं, अगर वो व्यक्ति इस सिस्टम को समझ ले तो वो भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकता है जिन्हें दुनिया रोल मॉडल के रूप में देखती है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है, ये उनके लिए है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, जो हर दिन नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हैं, जो हर हार को सीखने का एक और मौका समझते हैं। ये बुक आपको बताती है कि कैसे मोटिवेशन को साइंस के लेवल पर समझा जा सकता है, कैसे गोल सेट करना एक आर्ट है, कैसे किसी भी चीज को जल्द से जल्द सीखा जा सकता है, कैसे अपने आप में क्रिएटिविटी को जगाया जा सकता है, और कैसे एक ऐसे फ्लो में जाया जा सकता है जहां से सब कुछ पीक पर चला जाता है। और सबसे खास बात यह है कि यह हमें बुक बताती है कि ग्रिट यानी कि धैर्य और लगातार कोशिश किसी भी टैलेंट से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि टैलेंट शुरुआत में मदद करता है, लेकिन सफलता तक सिर्फ वही पहुंचता है जो बार बार हार कर भी उठता है और कहता है कि अभी मैं नहीं हारा हूं। तो अगर आप भी एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां पॉसिबिलिटीज की कोई लिमिट न हो, जहां हर दिन आप अपने बेस्ट वर्जन के करीब पहुंचते जाएं, तो ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि ये कोई रैंडम मोटिवेशन का डोज नहीं है, ये एक साइंस बैक्ड पार्ट है, एक रोड मैप जो आपको आपके इम्पॉसिबल गोल्स तक ले जा सकता है। तो चलिए, आज हम आपको द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स बताते हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर देने वाले हैं। लेसन 1, द साइंस बिहाइंड द इम्पॉसिबल। जिम क्विक एक साधारण बच्चा था, लेकिन जब वो सिर्फ 5 साल का था, उसे स्कूल में सिर में बहुत जोर से चोट लग गई। उसके बाद उसे ब्रेन डैमेज का लेबल दे दिया गया। उसके टीचर्स ने कहा, ये बच्चा कभी पढ़ लिख नहीं पाएगा, ये जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। जिम खुद भी मान चुका था कि शायद वो कभी तेज नहीं बन पाएगा। हर बार किताबें पढ़ने में घंटों लगते थे, याददाश्त कमजोर थी और खुद पर भरोसा पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन एक दिन वो सवाल पूछ बैठा, अगर मेरा दिमाग टूट सकता है तो क्या मैं इसे ठीक भी कर सकता हूँ? वहीं से द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल जैसा सोचने का आगाज हुआ। उसने न्यूरो साइंस, मेमोरी ट्रेनिंग, लर्निंग हैक्स, हर उस चीज को पढ़ना शुरू किया जो दिमाग को बेहतर बना सके। और धीरे धीरे उसने अपने दिमाग के साथ एक साइंटिफिक सिस्टम बनाना शुरू किया, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो उसे तेजी से सीखने, याद रखने और सोचने में मदद करता गया। वो लड़का जिसे ब्रोकन ब्रेन कहा गया था, आज वर्ल्ड्स लीडिंग ब्रेन कोच है। जिम क्विक आज गूगल, हार्वर्ड, इलॉन मस्क, विल स्मिथ जैसे लोगों को सीखने की कला सिखाता है। उसकी किताब लिमिटलेस
और उसकी मेथड्स दुनिया भर में लाखों लोगों की प्रोडक्टिविटी, मेमोरी और फोकस बदल रही हैं। वो टैलेंटेड नहीं था, वो ट्रेंड था। उसने दुनिया को दिखा दिया कि दिमाग तो सबके पास है, लेकिन जीतता वही है जो उसे साइंटिफिक तरीके से चलाना सीख लेता है। ये स्टोरी द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल की सबसे बड़ी सीख को जिंदा कर देती है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है अगर आप उस सिस्टम को समझ जाएं जिससे मुमकिन बनाया जाता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग सफलता को एक टैलेंट का खेल समझते हैं। उन्हें लगता है कि जो लोग बड़े काम करते हैं उनके पास कोई नेचुरल गिफ्ट होती है या फिर उनकी किस्मत अलग होती है। लेकिन द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल बुक बताती है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है। असल में हर बड़े काम के पीछे एक स्पेसिफिक मेंटल सिस्टम और साइंटिफिक प्रोसेस होती है जो हर इंसान के लिए एक्सेसिबल है। जब तक हम ये मानकर जीते रहेंगे कि ये मेरे बस का नहीं है, तब तक हम वैसे ही जीते रहेंगे जैसे जीने की आदत पड़ गई है। लेकिन जैसे ही हम ये सोचना शुरू करते हैं कि शायद मैं भी कर सकता हूँ, तो वहीं से हमारे दिमाग का रियल पोटेंशियल एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। स्टीवन कॉटलर कहते हैं कि इम्पॉसिबल का साइंस एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और ब्रेन के काम करने के तरीके को समझने से शुरू होता है, और ये दोनों चीजें हम सबके पास ऑलरेडी होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें उन्हें कैसे अनलॉक करना है, वो हमें कोई सिखाता नहीं है। ये बुक हमारे लिए वही काम करती है। सबसे पहला प्रिंसिपल है ग्रोथ माइंडसेट। अगर आप सोचते हो कि आप जिस हालत में हो वही आपकी लिमिट है, तो समझो आपके लिए गेम खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आप मान लो कि आप खुद को हर दिन बेटर बना सकते हो, तो पॉसिबिलिटीज कभी खत्म नहीं होती। ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप हर चैलेंज को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हो। दूसरा पावरफुल प्रिंसिपल है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये एक साइंटिफिक टर्म है जो कहती है कि हमारा दिमाग स्टैटिक नहीं है, बल्कि वो हर रोज नए पैटर्न्स क्रिएट कर सकता है। जब हम किसी नए स्किल की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो दिमाग उस स्किल के लिए नए न्यूरल पैथवेज बनाता है। आज जिसे आप मुश्किल समझ रहे हो, अगर आप लगातार उस पर काम करो, तो वो कुछ महीनों बाद आपकी सेकंड नेचर बन सकती है। एक और इंटरेस्टिंग इंसाइट ये है कि हमारा दिमाग एक्सट्रीम सिचुएशंस में अपना बेस्ट देता है। जैसे अगर आप किसी डेंजर में हो, तो आप एकदम से सुपर फास्ट भाग सकते हो या इम्पॉसिबल लगने वाली चीजें कर जाते हो। ये सब प्रूफ है कि हमारे अंदर ऑलरेडी एक हायर कैपेसिटी छुपी होती है, लेकिन हम उसे सिर्फ तब एक्टिवेट करते हैं जब मजबूरी होती है। सोचने वाली बात यह है कि क्या हो अगर हम उस कैपेसिटी को डेली लेवल पर एक्सेस कर पाएं। यहीं से शुरू होती है पीक परफॉर्मेंस की रियल कहानी। ये बुक हमें बताती है कि इम्पॉसिबल सिर्फ तब तक इम्पॉसिबल लगता है जब तक आप उसके सिस्टम को नहीं समझते। जिस तरह एक इंजन चलाने के लिए आपको उसकी मैकेनिक्स समझनी पड़ती है, वैसे ही अपनी जिंदगी के इम्पॉसिबल गोल्स अचीव करने के लिए आपको अपने दिमाग की मैकेनिक्स समझनी पड़ती है। साइंस कहता है कि आपका ब्रेन किसी भी नए चैलेंज के लिए रेडी हो सकता है अगर आप उसे सही तरीके से ट्रेन करो। और इस ट्रेनिंग का पहला रूल है कि आपको अपनी सोच को लिमिट नहीं करना है। जब तक आप खुद को एवरेज समझते रहोगे, आप एवरेज ही परफॉर्म करोगे। लेकिन जैसे ही आप खुद से एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेक्ट करने लगते हो, तो आपका दिमाग उसके लिए नए रास्ते बनाना शुरू कर देता है, और इसी माइंडसेट से आप अपने अंदर छुपे हुए जीनियस को जगाते हो। लेसन 2, मोटिवेशन, द फ्यूल फॉर ग्रेटनेस। कोबी ब्रायंट, द 4 AM रूल। दुनिया उसे माम्बा मेंटालिटी के नाम से जानती है, लेकिन पीछे की कहानी बहुत कड़वी, बहुत रियल है। NBA लेजेंड कोबी ब्रायंट, जिसने 5 बार NBA चैंपियनशिप जीती, 18 बार ऑल स्टार बना। लेकिन जब उससे एक बार पूछा गया, कोबी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है, उसने जवाब दिया, मैं हर दिन 4 बजे सुबह उठता हूँ और काम पर लग जाता हूँ। एक बार की बात, USA ओलंपिक बास्केटबॉल टीम का कैंप चल रहा था। सारे प्लेयर्स लग्जरी होटल में ठहरे थे। रात के करीब 3:30 टीम USA का फिटनेस कोच सो रहा था। अचानक उसका फोन बजा। हे, इट्स कोबी, कैन यू हेल्प मी विद सम एक्स्ट्रा ड्रिल्स बिफोर प्रैक्टिस टुडे? कोच थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन बोला, ठीक है, 20 मिनट में आता हूँ। जब वो जिम पहुंचा तो उसने देखा कोबी ब्रायंट पहले से ही जिम में पसीने से तरबतर था। वो 4 बजे से पहले वहां पहुंच चुका था, खुद से प्रैक्टिस कर रहा था। और यही नहीं, वो तब तक रुका नहीं जब तक टीम की मेन प्रैक्टिस सुबह 11 बजे शुरू नहीं हुई, यानी 7 घंटे की प्रैक्टिस सिर्फ डेडिकेशन के दम पर। मोटिवेशन कोई यूट्यूब वीडियो नहीं है। मोटिवेशन वो है जो सुबह अलार्म से पहले आपकी आंखें खोल दे और कहे, उठ, तेरा सपना अभी बाकी है। कोबी ब्रायंट के लिए मोटिवेशन एक इमोशन नहीं था, वो एक डिसिप्लिन था, एक सिस्टम था और हर दिन का इरादा था। दोस्त, अगर आप भी उस माइंडसेट तक पहुंचना चाहते हो जहां मोटिवेशन अंदर से जले, तो एक्सटर्नल इंस्पिरेशन नहीं, इंटरनल इग्निशन चाहिए। वो आग जो आपको रोज खींचकर आपके मिशन की तरफ ले आए। इसी आग का नाम है मोटिवेशन। लेकिन अक्सर लोग इसे सिर्फ एक जज्बा समझ बैठते हैं, जैसे हम कोई स्पीच सुनकर आते हैं और 1-2 दिन के लिए हमारी सोच बदल जाती है। पर असली मोटिवेशन वो होता है जो हर दिन उठकर आपको खींचकर काम की तरफ ले आए, चाहे रात को नींद अधूरी ही क्यों ना हो। अक्सर लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उन सपनों को चेस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ डिजायर होती है, लेकिन डायरेक्शन नहीं। जब तक आपको ये नहीं पता होता कि आप क्यों किसी चीज को पाना चाहते हो,
तब तक आपका मोटिवेशन सिर्फ हवा में लटकती एक सोच होती है। लेकिन जैसे ही आप उस क्यों को सॉलिडिफाई कर लेते हो, हर थकान, हर रुकावट एक टेम्परेरी फेज बन जाता है। इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ कई लोग अपना करियर फैमिली के कहने पर चुनते हैं। शुरू में मोटिवेशन होती है, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो रास्ता उनके अंदर से नहीं, किसी और के एक्सपेक्टेशन से निकला होता है। पर जब कोई काम आपके दिल के करीब होता है तो उसके लिए जगने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि नींद अपने आप उड़ जाती है। मोटिवेशन को बूस्ट करने का सबसे बड़ा टूल होता है सेल्फ रिवॉर्ड। अगर आप हर दिन अपने सपने के एक छोटे टुकड़े को कंप्लीट करते हैं तो दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो आपको अगला कदम लेने के लिए पुश करता है। हर प्रोग्रेस के बाद अगर आप खुद को छोटी सी खुशी देते हैं, जैसे एक कॉफी ब्रेक, एक शॉर्ट वॉक या एक अच्छी मूवी, तो दिमाग उस बिहेवियर को मजबूत करता है। ये स्मॉल रिवॉर्ड्स मोटिवेशन को एक साइकिल में डाल देते हैं जो कभी खत्म नहीं होती। मोटिवेशन तब तक चलती है जब तक आप उसे सिर्फ एक स्पार्क की तरह नहीं, एक इंजन की तरह ट्रीट करते हो। स्पार्क आता है और चला जाता है, लेकिन इंजन को चलाए रखने के लिए फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल है आपका विजन, आपका क्यों, आपका पर्पस। जब तक ये फ्यूल स्ट्रांग है, आप किसी भी अपहिल रोड पर दौड़ सकते हो। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप मोटिवेटेड हो या नहीं, सवाल ये है कि आप अपने अंदर के फ्यूल को समझ पाए हो या नहीं, क्योंकि अगर आप इसे समझ गए तो कोई रुकावट नहीं लगेगी। लेसन 3, टर्निंग ड्रीम्स इनटू गोल्स। सपना सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होता, उसकी असल शुरुआत तब होती है जब आप उसे गोल में बदलते हो। एक ऐसा गोल जिसे अचीव करने का प्लान हो, डिसिप्लिन हो और एक्शन हो। इस बात को हिला देने वाले लेवल पर साबित करता है ये इंसान, इलॉन मस्क, द मैन हु रोट डाउन मार्स एज अ गोल। इलॉन मस्क जब 9 साल का था तब उसने एक सपना देखा, एक दिन इंसान को मार्स पर बसाना है। लोगों ने हंस दिया, सोचा बच्चा है, सपना देख रहा है। लेकिन इलॉन ने इस सपने को इमेजिनेशन नहीं रहने दिया, उसने इसे गोल बना लिया। उसने फिजिक्स पढ़ी, कंप्यूटर साइंस सीखी, करोड़ों की कंपनी बनाई, और जैसे ही पहला मौका मिला उसने स्पेस एक्स शुरू कर दी, एक स्पेस कंपनी जिसका एक ही गोल था, इंसान को दूसरे ग्रह पर पहुंचाना। जब उसने पहली बार रॉकेट लॉन्च किया वो फेल हो गया, दूसरी बार फिर फेल, तीसरी बार फिर क्रैश। पूरा पैसा ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, कंपनी बंद होने के कगार पर थी। लेकिन इलॉन के पास एक चीज बाकी थी, एक क्लियर रिटन गोल। उसने चौथी बार लॉन्च किया और वो सफल रहा। स्पेस एक्स आज नासा को पीछे छोड़ चुका है, रियूजेबल रॉकेट्स बना रहा है और इंसान को मार्स पर भेजने की तैयारी कर रहा है। सपने सब देखते हैं, लेकिन जो उन्हें कागज पर उतारकर एक्शन प्लान बना देता है वही इतिहास रचता है। इमेजिनेशन से इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन गोल से डायरेक्शन मिलती है, और डायरेक्शन के बिना कोई मंजिल नहीं होती। इलॉन मस्क ने दिखाया कि अगर आपके सपनों में दम है तो उन्हें हवा मत बनाओ, उन्हें मिशन बनाओ। दोस्त, अगर आपके पास भी एक सपना है तो आज की रात उसे एक गोल में बदलो। लिखो, तोड़ो टुकड़ों में, बनाओ प्लान और फिर मत रुको। दोस्तों, कोई भी बड़ा सपना तब तक सिर्फ इमेजिनेशन होता है जब तक उसे एक सॉलिड गोल में कन्वर्ट न किया जाए। कई लोग जिंदगी भर सपने देखते रह जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उन सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, प्लान भी किया। स्टीवन कॉटलर कहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहला काम है उस सपने को एक मेजरेबल और एक्शनेबल गोल में बदलना। तभी जाकर आप उस डायरेक्शन में पहला कदम उठा पाते हो। जिंदगी में बिना गोल के चलना उस ट्रैवलर की तरह होता है जो बिना मैप के डेजर्ट में भटक रहा हो। हर कदम पर थकान, हर मोड़ पर कंफ्यूजन, लेकिन जिसे पता हो कि उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, वो चाहे कितने भी चैलेंजेस फेस करे, लेकिन हर सुबह उसी डायरेक्शन में निकल पड़ता है। इस बुक का एक सबसे इम्पैक्टफुल कॉन्सेप्ट है मैसिवली ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस, यानी एक ऐसा गोल जो सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं, दुनिया के किसी कोने में किसी और की जिंदगी पर भी असर डाल सकता है। ये कोई छोटी मोटी एम्बिशन नहीं होती, बल्कि ये वो ड्रीम होता है जिसे सोचकर आपका दिल तेज धड़कने लगता है। आप फील करते हो कि यही वो काम है जिसके लिए मैं बना हूँ। ये पर्पस आपको ड्राइव करता है, मोटिवेट करता है और हर रोज एक नई ताकत देता है। लेकिन सिर्फ बड़ा सोच लेना काफी नहीं है। असली काम उस बड़े ड्रीम को छोटे छोटे एक्शनेबल गोल्स में तोड़ने से शुरू होता है। अगर आप कहोगे कि मुझे दुनिया का बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनना है तो वो सिर्फ एक स्टेटमेंट होगा, लेकिन अगर आप कहोगे कि अगले 30 दिन में मैं अपने बिजनेस आइडिया का प्रोटोटाइप रेडी करूंगा, तो वो एक रियल टारगेट बन जाता है। जब आप गोल्स को ब्रेक करते हो तो उनका वजन कम लगने लगता है। हर छोटी जीत आपको एक बड़ा पुश देती है। भारत जैसे देश में जहां डिस्ट्रक्शंस और एक्सपेक्टेशंस दोनों का प्रेशर होता है, वहां क्लैरिटी सबसे बड़ा वेपन बन सकता है। अगर आपको पता है कि आप क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो और कैसे उस तक पहुंचना है, तो दुनिया का कोई सिस्टम, कोई सोसाइटी आपको कंफ्यूज नहीं कर सकती। सोचना छोड़िए, एक्शन लीजिए, क्योंकि आपका सपना तब तक सपना है जब तक उसका पहला ड्राफ्ट नहीं लिखा गया, पहला स्टेप नहीं उठाया गया। अगर आप हर दिन एक छोटी प्रोग्रेस बनाएं, तो एक दिन वही छोटी प्रोग्रेस एक बड़ी कहानी लिख देगी।
लेसन 4, हाइपर स्पीड लर्निंग, फास्ट मास्टरी टेक्निक्स। सत्या नाडेला एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से आया लड़का जो कभी हैदराबाद की गलियों में क्रिकेट खेला करता था, लेकिन उसे एक आदत थी हर नई चीज को झट से सीखने की। चाहे कोडिंग हो, एआई हो, बिजनेस स्ट्रेटजी हो या ह्यूमन साइकोलॉजी, वो हर चीज को तेजी से सीखने की भूख के साथ अपनाता चला गया। ट्विस्ट इन द स्टोरी, 2014 में माइक्रोसॉफ्ट एक टूटती हुई कंपनी थी। स्टीव जॉब्स के एप्पल ने बाजार हिला दिया था और गूगल पूरी दुनिया में छा चुका था। माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स पुराने लग रहे थे, कंपनी का कल्चर रिजिड था। तभी सीईओ बना सत्या नाडेला। अब कोई और होता तो पुराने सिस्टम में घुसकर धीरे धीरे बदलाव करता, लेकिन नाडेला ने किया रेडिकल शिफ्ट। उसने सबसे पहले कंपनी को यह सिखाया कि वी मस्ट बिकम अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। उसने क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, उन सभी चीजों को सीखा और पूरी कंपनी को उसी डायरेक्शन में घुमा दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने गिटहब खरीद लिया, एज्यूर को लॉन्च किया और विंडोज से बाहर निकलकर एक टेक इकोसिस्टम बन गया। आज माइक्रोसॉफ्ट फिर से दुनिया की सबसे ताकतवर टेक कंपनियों में गिनी जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके लीडर ने तेजी से सीखना और बदलाव को अपनाना सीखा। इस सच्ची स्टोरी से हम सीख सकते हैं कि सिर्फ स्किल होना काफी नहीं, स्किल को तेजी से सीखने की एबिलिटी ही आज की सबसे बड़ी सुपर पावर है। और जो तेजी से सीखता है वही तेजी से जीतता है। सत्य नाडेला की ये कहानी हर उस इंसान के लिए अलार्म है जो सोचता है कि बस मेहनत काफी है। नहीं भाई, आज की दुनिया में विनर वही है जो तेज सीखता है, तेज बदलता है और वक्त से आगे चलता है। जो लोग नए काम को तुरंत समझ लेते हैं, नई स्किल्स में फास्ट अडेप्ट कर लेते हैं, वही लोग गेम में हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन ये स्पीड किसी खास आईक्यू या जीनियस लेवल ब्रेन की देन नहीं होती। ये एक सिस्टम का रिजल्ट होता है जिसे स्टीवन कॉटलर हाइपर स्पीड लर्निंग कहते हैं। ज्यादातर लोग लर्निंग को एक बोरिंग प्रोसेस समझकर सिर्फ थियोरेटिकल तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपको किसी स्किल में माहिर बनना है, चाहे वो कोडिंग हो, मार्केटिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो या फिर कोई क्रिएटिव आर्ट, तो सिर्फ पढ़ाई या लेक्चर से काम नहीं चलेगा। आपको सीखने का सिस्टम अपग्रेड करना होगा। कॉटलर कहते हैं कि सबसे पहला रूल है फोकस्ड लर्निंग। जब आप एक वक्त में सिर्फ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक स्किल पर कॉन्सेंट्रेट करते हो तो आपका दिमाग उस स्किल को टर्बो मोड से सीखता है। अगर आप एक साथ कई चीजों को सीखने की कोशिश करते हो तो कोई भी स्किल नहीं सीख पाते। दूसरी सबसे पावरफुल टेक्निक है एक्टिव लर्निंग। सिर्फ सुनना या पढ़ना काफी नहीं है, आपको उस नॉलेज को तुरंत रियल वर्ल्ड में अप्लाई भी करना होगा। जब आप किसी और को वही चीज समझाते हो जो आपने सीखी है तो आपका दिमाग उस कॉन्सेप्ट को और जल्दी समझता है। ये टेक्निक सिर्फ रिटेंशन नहीं बढ़ाती बल्कि क्लैरिटी भी देती है। लर्निंग का असली टेस्ट तब होता है जब आप उसे किसी और को बिना किसी कंफ्यूजन के एक्सप्लेन कर सको। और सबसे बड़ा सच ये है कि प्रैक्टिस बीट्स थ्योरी। आप चाहे कितने भी वीडियोस देख लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे स्किल को रियल में नहीं सीख पाओगे। लेसन 5, क्रिएटिविटी द की टू इनोवेशन। वॉल्ट डिज्नी, द मैन हु क्रिएटेड मैजिक आउट ऑफ नथिंग। वॉल्ट डिज्नी को आज पूरी दुनिया क्रिएटिविटी का बादशाह मानती है। मिकी माउस, डिज्नीलैंड, पिक्सार जैसी चीजें किसी और की सोच में भी नहीं थी। लेकिन क्या आपको पता है वॉल्ट डिज्नी को स्कूल में क्रिएटिविटी के लिए कभी अवार्ड नहीं बल्कि निकाल दिया गया था। एक बार वो एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम कर रहा था और गेस करो उसे क्यों निकाल दिया गया? बिकॉज ही लैक्ड इमेजिनेशन एंड हैड नो ओरिजिनल आइडियाज। हाँ, सही सुना आपने। वॉल्ट डिज्नी को क्रिएटिविटी न होने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उसने मान लिया क्या? नहीं, उसने उस फीडबैक को फीडबैक नहीं फ्यूल बना लिया। छोटे छोटे स्केच बनाना शुरू किया, कार्टून्स बनाना सीखा, एनिमेशन की बेसिक्स सीखी, एक्सपेरिमेंट्स किए और हर रिजेक्शन के बाद एक नया आइडिया निकाला। टर्निंग पॉइंट, जब उन्होंने मिकी माउस बनाया तो कई इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया, बच्चों को ये पसंद नहीं आएगा, कार्टून से पैसे नहीं बनते। लेकिन डिज्नी रुका नहीं। क्रिएटिविटी को उसने बिजनेस, स्टोरी टेलिंग और इमोशनल कनेक्शन से जोड़ा और वही बन गया एंटरटेनमेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा नाम। याद रखना, क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं है, ये वो आग है जो तब जलती है जब आप अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं देते, और जब जलती है तो पूरी दुनिया उसकी रोशनी में हंसती, सीखती और जीती है। वॉल्ट डिज्नी की कहानी बताती है क्रिएटिविटी सब में होती है, पर कम ही लोग उस पर भरोसा करते हैं, और जो करते हैं वो दुनिया बदलते हैं। क्रिएटिविटी एक गिफ्ट नहीं है, ये एक ऐसी स्किल है जिसे आप सीख सकते हो, और ये स्किल हर इंसान के अंदर होती है, बस ज्यादातर लोग उसे जगह नहीं पाते। असली प्रॉब्लम यह है कि हमें बचपन से सेफ सोचना, रूल्स को फॉलो करना और बॉक्स के अंदर ही अपनी सोच को रखना सिखाया गया है। लेकिन क्रिएटिविटी का मतलब ही है उस बॉक्स के बाहर सोचना। जब आप किसी प्रॉब्लम को उस तरीके से देखते हो जैसा दुनिया ने कभी नहीं सोचा, तब आपका दिमाग क्रिएटिव मोड में होता है। कॉटलर कहते हैं कि हर इंसान के पास एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम उस क्यूरियोसिटी को दबाना शुरू कर देते हैं। जब तक हम सवाल पूछना बंद नहीं करते तब तक दिमाग नए आंसर्स देना भी बंद नहीं करता।
क्रिएटिविटी का पहला फॉर्मूला है सवाल पूछना। जब आप किसी भी सिचुएशन को देखकर खुद से पूछते हो कि मैंने इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, और अगर कोई लिमिटेशन ना हो तो क्या होता, तब आप नए पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोलते हो। कई बार हम किसी आइडिया को इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो बेकार या पुराने पैटर्न से अलग लगता है, लेकिन रियलिटी ये है कि कई बार वही सो कॉल्ड क्रेजी आइडियाज ही सबसे रेवोल्यूशनरी बन जाते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब परफेक्ट आइडिया पैदा करना नहीं होता, बल्कि बहुत सारे इम्परफेक्ट आइडियाज बनाना होता है, जिसमें से एक निकल के धमाका करता है। स्टीवन कॉटलर कहते हैं कि जब आप कुछ टाइम के लिए अपने दिमाग से फिल्टर हटा देते हैं और 20 से 30 अलग अलग आइडियाज लिखने की कोशिश करते हैं, तो शुरुआत के 10 आइडियाज शायद ऑब्वियस होते हैं, लेकिन 11वें के बाद जो आता है वही असली गोल्ड होता है। दुनिया में जितने भी बड़े इनोवेशंस हुए हैं, चाहे वो लो कॉस्ट जगाड़ हो या ट्रेडिशनल मेडिसिन का मॉडर्न एडेप्टेशन, वो सब किसी न किसी की आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का रिजल्ट है। लेसन 6, क्रिएटिंग अ लाइफ ऑफ फ्लो, सिस्टम एंड रूटीन्स। स्टीवन कॉटलर की किताब द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल का सबसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट यही है। सफल लोग काम नहीं करते, वो अपने दिन को इस तरह डिजाइन करते हैं कि उनका दिमाग खुद ब खुद फ्लो में चला जाए, और जब इंसान फ्लो में होता है तो वो एवरेज नहीं एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनता है। अब इस सोच को अर्थक्वेक जैसा झटका देने वाली एक रियल लाइफ कहानी से कनेक्ट करते हैं। माइकल जॉर्डन, द मास्टर ऑफ फ्लो। माइकल जॉर्डन नाम सुनते ही बास्केटबॉल का भगवान याद आता है, लेकिन दुनिया उसके गेम डे को देखती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उसका हर दिन फ्लो को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया होता था। माइकल सीक्रेट। जॉर्डन हर सुबह एक फिक्स्ड रूटीन से उठता, एक जैसा ब्रेकफास्ट, एक जैसी ब्रीदिंग प्रैक्टिस, एक जैसी मेंटल विजुअलाइजेशन। हर प्रैक्टिस सेशन में वो खुद को गेम मोड में मेंटली डालता था। व्हाई? क्योंकि उसे पता था कि अगर वो हर दिन उसी मेंटल जोन में जा सका जहां दिमाग, शरीर और फोकस सब एक हो जाएं, तो फिर कोर्ट में वो अनबीटेबल रहेगा। 1992 का ओलंपिक्स। माइकल जॉर्डन यूएसए की ड्रीम टीम का हिस्सा था। उसने एक मैच में 35 पॉइंट्स सिर्फ एक हाफ में बना दिए। किसी ने पूछा, तू रुक क्यों नहीं रहा? उसने जवाब दिया, I wasn't even thinking, I was just flowing। याद रखना, सफल लोग मेहनत से नहीं जीतते, वो उस जोन में घुस जाते हैं जहां मेहनत एफर्टलेस लगती है, और वहां जाने का रास्ता है दिन को ऐसा डिजाइन करना कि दिमाग फ्लो में चला जाए। माइकल जॉर्डन की स्टोरी हमें सिखाती है, सिर्फ काम करने से ग्रेटनेस नहीं मिलती, काम करने के लिए फ्लो में आना पड़ता है, और फ्लो में आने के लिए सिस्टम बनाना पड़ता है। अगर आप भी चाहते हैं कि हर दिन आपका बेस्ट निकले, तो रैंडमली मत जियो, अपने दिन को फ्लो के हिसाब से डिजाइन करो। मॉर्निंग रूटीन, डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम, चैलेंज, स्किल बैलेंस, ये सब मिलकर आपको उस मेंटल जोन में ले जाएंगे जहां असंभव भी आसान लगेगा। स्टीवन कॉटलर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने दिन को इस तरह डिजाइन करते हैं कि वो हर दिन अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक काम कर सकें, और इस प्रोसेस में फ्लो स्टेट का रेगुलर इंटीग्रेशन उनकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। फ्लो को अपनी रूटीन का पार्ट बनाने का सबसे पहला तरीका है अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करना। जब आप सुबह उठकर अपने दिन को एक क्लियर एजेंडा के साथ स्टार्ट करते हो, तो आप अपने ब्रेन को एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं। सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की प्लानिंग करते हैं। ये उन्हें मानसिक तैयारी करता है, और फ्लो स्टेट में जाने के लिए उनका दिमाग तैयार हो जाता है। कोटलर का कहना है कि एक निश्चित सुबह का रिचुअल होना चाहिए, जिसमें आप थोड़ा मेडिटेशन करें, कुछ लाइट एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करें, और अपने इंपॉर्टेंट टास्क्स को प्रायोरिटाइज करें। जब आप अपने दिन की शुरुआत फोकस्ड और एनर्जेटिक होते हुए करते हैं, तो फ्लो स्टेट इजीली ट्रिगर हो जाता है। ये प्रोसेस आपके ब्रेन को उस लेवल तक पुश करता है जहां से आप प्रोडक्टिव काम कर पाते हैं। दूसरा काम जो आपको करना होता है, डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से दूर रखना। अगर आपको फ्लो स्टेट में रहना है, तो सबसे पहला काम है अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करना, यानी अपने काम करने की जगह को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखें। आपको अपने फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और उन सब चीजों को कंट्रोल करना होगा जो आपका अटेंशन तोड़ती हैं। कोटलर कहते हैं कि फ्लो स्टेट का एक की फैक्टर है फोकस, और जब आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस हों, तो आपका फोकस टूट जाता है। एक और पावरफुल रूटीन जो आपको अपनाना होगा वो है डीप वर्क, यानी आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क्स को बिना किसी इंटरप्शन के एक लंबी ड्यूरेशन तक करें। कोटलर कहते हैं कि अगर आप 2 से 3 घंटे का डीप वर्क करते हैं बिना किसी ब्रेक के, तो आप अपने डेली गोल्स को इजीली हासिल कर सकते हैं। ये टाइम आपके ब्रेन को अनडिस्टर्ब्ड फोकस देता है, जिससे फ्लो स्टेट अपने आप आता है। लेसन 7, परसिवियरेंस, द अल्टीमेट की। टैलेंट एक अच्छी शुरुआत देता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने वाला ईंधन सिर्फ एक चीज है, और वो है धैर्य, परसिवियरेंस। क्योंकि जीत उनके हिस्से आती है जो थकने के बाद भी चलते हैं। इस बात को हड्डियों तक हिला देने वाली एक सच्ची कहानी है जो बताती है कि ग्रेटनेस इज नॉट बॉर्न, इट इज एंड्यूर्ड। थॉमस एडिसन, द मैन हु फेल्ड 1000 टाइम्स। आज दुनिया जिस बिजली के बल्ब की रोशनी में जीती है,
वो किसी जीनियस टैलेंट का नहीं बल्कि एक जिद्दी इंसान के धैर्य का नतीजा है। थॉमस एडिसन। द बैक स्टोरी। एडिसन बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसे मेंटली स्लो कहा गया। उसकी माँ ने कहा, तू दुनिया का सबसे होशियार बच्चा है, अब तुझे मैं पढ़ाऊंगी। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जहां हर फेलियर एक पड़ाव बना। जब एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब पर काम करना शुरू किया, उसे बार बार फेल होना पड़ा। कितनी बार? पूरे 1000 बार। लोग हंसते थे, 1000 बार फेल हो गया तू, अब तो छोड़ दे। लेकिन उसका जवाब था, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करेंगे। और फिर 1001वीं बार उसने दुनिया को रोशनी दी। याद रखना, टैलेंट आपको शुरू कराता है, लेकिन परसेवेरेंस आपको फिनिश लाइन तक ले जाता है। टैलेंट आपको नोटिस दिलाता है, परसेवेरेंस आपको इतिहास में जगह दिलाता है। एडिसन की कहानी आज भी एक तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो पहली, दूसरी या तीसरी हार के बाद हार मान लेते हैं। याद रखो, हार तब तक हार नहीं होती जब तक तुम रुकते नहीं। स्टीवन कॉटलर कहते हैं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग इसलिए अलग दिखते हैं क्योंकि उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। उनके पास शायद शुरुआत में कुछ खास नहीं था, लेकिन उनके अंदर कभी रुकने न देने वाली हिम्मत थी। परसेवरेंस का मतलब है हर बार गिर कर भी उठना, हर रिजेक्शन के बाद खुद को और बेहतर बनाना, हर चैलेंज को एक और अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना। ये क्वालिटी उन लोगों को भी चैंपियन बना देती है जिनके पास न एक्सेप्शनल बैकग्राउंड होता है, न ही किसी तरह का अर्ली एडवांटेज होता है। कॉटलर ने एक रिसर्च का जिक्र किया है जिसमें साइकोलॉजिस्ट एंजेला डकवर्थ ने बताया कि साहस, जो पैशन और परसेवरेंस का कॉम्बिनेशन है, वो सक्सेस का सबसे बड़ा प्रिडिक्टर। लेसन 8, एनर्जी मैनेजमेंट फॉर सस्टेन्ड परफॉर्मेंस। आज वो बात आपको बता रहा हूँ जिसे ज्यादातर लोग समझते ही नहीं। लोग कहते हैं बस मेहनत करो, दिन रात लग जाओ, लेकिन अगर एनर्जी खत्म हो गई तो मेहनत भी बेकार हो जाती है। जैसा स्टीवन कॉटलर साफ बोलते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स अबाउट एनर्जी मैनेजमेंट। कंसिस्टेंसी की असली कुंजी वही है, स्मार्ट एनर्जी यूज। अब सुनिए एक ऐसी स्टोरी जो ये बात खून में उतार देगी। एरियाना हफिंगटन, द हफिंगटन पोस्ट की फाउंडर, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल विमेन में से एक। लेकिन उसकी जिंदगी एक दौर में इतनी ज्यादा हसल और स्लीपलेस वर्क से भरी हुई थी कि वो एक दिन अपने ही ऑफिस में बेहोश होकर गिर गई। वो 18 घंटे काम करती, मीटिंग्स नॉन स्टॉप, आर्टिकल्स लिखती और फोन पर स्ट्रैटेजीज बनाती। उसे लगता था हार्ड वर्क इज एवरीथिंग। लेकिन उस दिन जब वो गिरकर हॉस्पिटल पहुंची, डॉक्टर्स ने कहा, योर ब्रेन इज ओवरवर्क्ड, योर बॉडी इज अंडर रेस्टेड, यूर हेडिंग फॉर कोलैप्स। टर्निंग पॉइंट। वहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हुआ। आरियाना ने दुनिया के टॉप न्यूरोसाइंटिस्ट्स और प्रोडक्टिविटी रिसर्चर्स से बात की। उसने जाना कि काम तब तक सस्टेनेबल नहीं है जब तक एनर्जी प्रॉपर्ली मैनेज न हो। उसने अपनी एंटायर लाइफस्टाइल बदल दी। सफिशिएंट स्लीप, डिजिटल डिटॉक्स, फोकस्ड वर्क ब्लॉक्स, मेडिटेशन एंड माइक्रो ब्रेक्स, फूड दैट फ्यूल्स नॉट ड्रेन्स। और गेस व्हाट, हफ पोस्ट ने उसी के बाद इतिहास रच दिया, एक मीडिया रेवोल्यूशन बनकर उभरी। याद रखना, हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट के बिना हार्ड वर्क आपको खत्म कर देगा। और अगर आप खत्म हो गए तो आपकी कंसिस्टेंसी भी खत्म हो जाती है। आरियाना हफिंगटन की कहानी एक वार्निंग है उन सबके लिए जो सिर्फ हसल को ही सक्सेस का शॉर्टकट मानते हैं। बॉडी को फ्यूल दो, माइंड को पॉज दो, तभी आप लंबे खेल के खिलाड़ी बनोगे। कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आप अपनी फिजिकल और मेंटल एनर्जी को सही तरीके से हैंडल करते हो। एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है, ये हर दिन आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट होती है। अगर आप इसे बिना प्लानिंग के वेस्ट करते हो, जैसे लेट नाइट जागना, जंक फूड खाना या हर वक्त डिजिटल स्क्रीन्स पर टाइम वेस्ट करना, तो आपका सिस्टम धीरे धीरे स्लो होने लगता है। और जब आप थके हुए होते हो तो न क्रिएटिविटी काम करती है, न लर्निंग होती है, न ही फोकस बनता है। कॉटलर कहते हैं कि पीक परफॉर्मर्स हर दिन अपने एनर्जी लेवल को रिचार्ज करते हैं। इसका सबसे सिंपल फॉर्मूला है स्लीप, फूड, मूवमेंट एंड रेस्ट। हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना, नट्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे एनर्जी बूस्टिंग फूड लेना और हाइड्रेशन मेंटेन रखना। ये सब सीधे आपके दिमाग की फंक्शनिंग को प्रभावित करता है। जब आपकी बॉडी स्थिर होती है तभी आपका माइंड भी टॉप पर प्रदर्शन करता है। इसके साथ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉक, योगा या स्ट्रेचिंग आपके दिमाग में वो हार्मोन्स रिलीज करती है जो स्ट्रेस कम करते हैं और फोकस को शार्प बनाते हैं। हर 90 से 220 मिनट के डीप वर्क के बाद थोड़ा ब्रेक लेना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना और डेली डिजिटल डिटॉक्स रखना, ये सब सिंपल हैबिट्स आपके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए गेम चेंजर बन सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हर दिन अपने बेस्ट पर ऑपरेट करें, तो सिर्फ टास्क लिस्ट मत बनाइए, एक एनर्जी प्लान भी बनाइए। क्योंकि जब आपका एनर्जी सिस्टम सही होता है, तब आप किसी भी टफ मिशन को लंबे समय तक बिना थके कंप्लीट कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो अद्भुत लेसन्स जो हमें द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल बुक से सीखने को मिलते हैं।
ये सिर्फ वीडियो नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि आप क्या बन सकते हो। लाइक करो अगर आपको यकीन हुआ, कमेंट करो अगर अंदर कुछ जागा हो, शेयर करो ताकि और लोग भी नींद से जागें, और सब्सक्राइब मारो क्योंकि ये शुरुआत है और हम रुकने नहीं वाले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगा जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसे बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि ये आपका जीवन बदल सकता है। इस पर क्लिक करो और इसे अभी देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।